जैसे ही उस आदमी के दोनों पैरों के बीच में तारा ने अपनी एड़ी से मारा, वैसे ही उस आदमी का हाथ तारा के मुंह से हट गया। उस आदमी ने खुद के हाथ से मुंह ढक लिया ताकि खुद की चीख ना निकल जाए। तारा की भी इतनी देर से सांसें रुकी हुई थी, इसीलिए उसके मुंह से हाथ हटते ही सबसे पहले तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर जैसे ही चीखने को हुई, उसके पहले ही सामने वाले आदमी ने तारा का मुंह फिर से बंद कर दिया। तारा का मुंह एक बार फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार उसके मुंह पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ उस आदमी का हाथ था। इसीलिए तारा ने जोर से अपने दांतों से उस आदमी के हाथ को काट दिया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने ना अपने मुंह से चीख निकाली, ना ही तारा के मुंह से अपना हाथ हटाया। जहां तारा इतनी ताकत का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए कर रही थी, वहीं इन सबको भी अपनी जान उतनी ही प्यारी थी। ये सब लोग जानते थे कि अगर तारा को जिंदा छोड़कर ये लोग चले गए तो यामिनी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब दांत से काटने पर भी कोई असर नहीं हुआ तो तारा ने फिर से अपने पैर का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि तारा अपने पैर का प्रहार कर पाती, पीछे निढाल पड़े हुए आदमी ने लपक कर तारा के दोनों पैरों को पकड़ लिया। फिर भी तारा ने हार नहीं मानी थी, वो लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी। ये सब देखकर जो आदमी फांसी का फंदा तैयार कर रहा था, उसने इधर उधर कुछ खोजना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक लोटे पर पड़ी। वो दौड़ा और उस लोटे को उठाकर तारा के सिर पर दे मारा। तारा का सिर झन्ना गया। एकाएक आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बंद होती हुई आंखों से वो अपना हाथ पीछे की तरफ ले गई तो उसके हाथ पर लगा खून बता रहा था कि उसके सिर से हल्का खून भी निकल आया था। अगले ही पल वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जैसे ही तारा बेहोश हुई, सबकी जान में जान आई, लेकिन जिस आदमी ने लोटा मारा था, उस आदमी के सिर पर मारते हुए दू ने दबी आवाज में कहा, साले पागल हो गए हो। अगर खून ज्यादा बह जाता तो सबको पता चल जाता कि इसको किसी ने मारा है, ना कि इसने आत्महत्या की है। ये सुनकर तीसरे आदमी ने भी उतनी ही दबी आवाज में कहा, खून छोड़ो, अगर लोटी की आवाज से वो चंद्रकला जाग जाती तो हम में से किसी को जिंदा नहीं जाने देती। ये सब सुनकर पहले आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा बेटा, जिस हिसाब से ये छटपटा रही थी, कुछ ही देर में ये खुद बुला लेती चंद्रकला को। अब जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ो और उस बारे में सोचो जो करना है, इसके पहले कि वो चंद्रकला जाग जाए। इसके बाद एक ने साड़ी को छत से बांधा और दो लोग मिलकर तारा को खींचकर वहां लेकर गए। तारा का गला उस फांसी के फंदे में डालकर उसे लटका दिया। धीरे धीरे तारा के गले पर जोर पड़ने लगा। बेहोश तारा तड़पने लगी। जब प्राण शरीर से अलग होने लगे तो तड़पती हुई तारा की एक बार के लिए आंखें खुल गई। साड़ी के बल वो हवा में झूल रही थी। उसके पैरों के पास में तीनों आदमी खड़े हुए थे जो उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तारा का दम बुरी तरह घुट रहा था। उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने हाथ अपने गले तक लेकर गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह बुझने से पहले दिया आखिरी बार जोर से फड़फड़ाता है, उसी तरह तारा भी एक आखिरी बार जोर से फड़फड़ाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। जब तीनों को पूरी तरह तसल्ली हो गई कि तारा मर चुकी है, तो तीनों वहां से जाने लगे। तीनों वहां से निकल ही रहे थे, तभी एक की नजर तारा के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके खून को पोंछ दिया। ये देखकर दूसरे ने भी अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल किया और पास पड़ी कुर्सी को तारा के पैरों के नीचे गिरा दिया ताकि तारा की आत्महत्या पर कोई सवाल ना उठा सके। काम खत्म करके तीनों वहां से चले गए। सुबह मुर्गे की बांग से जब चंद्रकला की नींद खुली तो उसने देखा कि मुर्गे की बांग के अलावा चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। तारा के कमरे से भी कोई आहट नहीं हो रही थी। नींद खुलते ही चंद्रकला जल्दी से जल्दी तारा के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के बाहर जाकर चंद्रकला ने बाहर से कमरा खटखटाया।
कमरा खटखटाने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद भी अंदर से ना ही तारा उठकर बाहर आई, ना ही तारा ने कोई जवाब दिया। इस बार चंद्रकला ने दरवाजा खटखटाने के साथ आवाज भी लगाई, तारा, तारा। लेकिन फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। एक बार के लिए चंद्रकला को लगा कि शायद कल के दिन इतना कुछ हुआ है उसके साथ, तो रात में देर से नींद आई होगी, उसकी वजह से नींद नहीं खुली होगी। ये सोचकर चंद्रकला वहां से वापस जाने लगी। लेकिन चंद्रकला ने वहां से एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि तभी उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो वापस दरवाजे की तरफ गई और हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया। हल्के से धक्के से ही दरवाजे के दोनों कपाट एक ही बार में खुल गए। दरवाजा खुलते ही जैसे ही चंद्रकला की नजर हवा में झूल रही तारा पर पड़ी तो चंद्रकला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान के पास में जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ हो वैसी सुन्न छा गई। उसके पैर कांपने लगे और वो घुटनों के बल निढाल होकर गिर पड़ी। कुछ देर तक चंद्रकला अपनी सुध में ही नहीं थी, पर चंद्रकला जब होश में आई तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। चंद्रकला को इस तरह रोता हुआ सुनकर आस पड़ोस के लोगों के भी कान खड़े हो गए। वो दौड़कर तारा के घर की तरफ भागे। तारा को इस तरह देखकर किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास करने के अलावा किसी के पास अब कोई दूसरा पर्याय नहीं था। पर चंद्रकला का मन अभी भी नहीं मान रहा था कि तारा ने आत्महत्या की है, क्योंकि तारा जैसी बहादुर लड़की आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर तारा को नीचे उतारा। तारा की जीभ और आंखें बाहर निकल आई थी। ये सोच सोच कर चंद्रकला खुद को कोस रही थी कि तारा इस कमरे में तड़प रही थी और वो आराम से उस कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे में सोने के अपने निर्णय पर चंद्रकला को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। इसके लिए वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सुबह होते होते तारा की खबर गांव में चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन हवेली में ये खबर अभी तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए हवेली का माहौल अभी तक थोड़ा खुशनुमा था। आंगन में मालती और कावेरी बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी वहां पर यामिनी भी आकर चाय पीने लगी। यामिनी को देखकर मालती ने कावेरी से कहा, अरे कावेरी, मैंने तुम्हें अपनी भाभी से तो मिलवाया ही नहीं। ये है यामिनी भाभी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यामिनी भाभी मेरी भाभी कम और सहेली ज्यादा है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि यामिनी और मालती की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, इसीलिए मालती अपने दिल की हर बात यामिनी से कर लिया करती थी। मालती के मन में तो यामिनी के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन यामिनी के लिए ये सिर्फ दिखावा था। यामिनी मालती को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे का कारण ये था कि मालती गांव वालों के बीच बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहती थी, उनकी तकलीफों को समझती थी। गांव वाले भी मालती को बहुत ज्यादा मानते थे। गांव में बहुत सारे मसले ऐसे होते थे जिन्हें सरपंच जी अपनी ताकत के बलबूते नहीं सुलझा पाते थे, उन्हें मालती बड़े ही प्यार से चुटकियों में सुलझा दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ माधव इन सब मामलों में बहुत ढीला था। गांव में ना ही कभी किसी से मिलना, ना ही किसी से सीधे मुंह बात करना, इन सब के चलते रामनाथ जी हमेशा कहा करते थे कि मेरा अगला उत्तराधिकारी माधव नहीं मालती है, और मालती के लिए हमेशा घर जमाई ढूंढने की बात किया करते थे। इसीलिए यामिनी मालती से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और हमेशा मालती को अपने रास्ते से हटाने के मौके की तलाश में रहती थी। पर ऊपर से इतनी ज्यादा मीठी बनती थी कि कोई कह नहीं सकता था कि यामिनी ने मालती के लिए बगल में छुरा छुपा रखा है। यामिनी का परिचय पाकर कावेरी यामिनी को प्रणाम करने के लिए झुकने को हुई कि यामिनी ने कहा, अरे सुना नहीं तुमने क्या कहा भी मालती ने कि मैं उसकी भाभी कम और सहेली ज्यादा हूँ, तो सहेलियों के पैर नहीं छुए जाते। ये सुनकर कावेरी भी थोड़ा मुस्कुरा दी। यामिनी ने आगे कावेरी को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम लोगों में अच्छा है, महाविद्यालय में पढ़ाई कर लो, साथ में प्रेमी बना लो, फिर उसी से शादी कर लो और शादी से पहले ही सब कुछ हो भी जाता है। वहीं हमें देखो,
हमसे तो शादी के पहले किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था। ये सब सुनकर कावेरी थोड़ा शर्मा गई, तो जवाब देते हुए मालती ने कहा, नहीं नहीं भाभी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले वाले मामले में कावेरी थोड़ी कच्ची खिलाड़ी है। अभी तक तो इसने दिवाकर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ऐसा समझ लो कि एकदम दूध की धुली है कावेरी। मालती का जवाब सुनकर यामिनी ने मालती से पूछा, और तुम किससे धुली हुई हो महारानी? अगर तुम्हारा भी कोई प्रेमी हो तो बता देना, बात कर लूंगी तुम्हारे भैया से। इस पर मालती ने कहा, क्या भाभी आप भी? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे छिपाऊंगी क्या? सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। तीनों के बीच हंसी ठिठोली चल ही रही थी कि तभी हवेली में काम करने वाला एक आदमी बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मालिक, मालिक। उस आदमी की आवाज सुनकर रामनाथ जी ने सीढ़ियों से उतरकर आते हुए कहा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? वो आदमी दौड़ के रामनाथ जी के नजदीक गया और जल्दी जल्दी रामनाथ जी से कुछ कहा। वो आदमी अपनी बात कहकर उल्टे पांव वापस चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर रामनाथ जी कांपने लगे और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। ये देखकर मालती, यामिनी और कावेरी दौड़कर रामनाथ जी के नजदीक आए। मालती ने रामनाथ जी के पैरों के पास बैठकर पूछा, क्या हुआ भैया? क्या कहा काका ने? सब ठीक तो है? रामनाथ जी की आंख से आंसू टपकने लगे थे। उसी अवस्था में उन्होंने कहा, कल जिसे बेटी बनाया आज वही छिन गई। ये सब सुनकर सब चौंक गए। कहीं ना कहीं सब समझ चुके थे कि रामनाथ जी किसकी बात कर रहे हैं। फिर भी मालती ने बात की पुष्टि करते हुए कहा, कौन भैया, कौन छिन गई? रुंधे गले से रामनाथ जी ने कहा, तारा, कल रात को तारा ने आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही सबके मानो होश उड़ गए, लेकिन सरपंच होने के नाते रामनाथ जी हिम्मत करके उठे और वहां से तारा के घर की तरफ निकल गए। तभी मालती ने कावेरी की तरफ देखा। इन सब के चलते कावेरी बहुत ज्यादा डर गई थी। मालती कावेरी को अपने कमरे में ले गई। वहीं यामिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उधर जब सरपंच जी तारा के घर पहुंचे तो तारा अभी भी कमरे में ही थी। पास बैठी चंद्रकला बुरी तरह रो रही थी। ये देखकर सरपंच जी ने एक आदमी से तारा के पार्थिव शरीर को आंगन में लाने को कहा। 2-3 आदमी मिलकर तारा के पार्थिव शरीर को उठाकर बाहर आंगन में ले आए, लेकिन चंद्रकला अभी भी वहीं बैठी हुई खुद को कोस रही थी। सरपंच जी चंद्रकला के नजदीक गए और चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, जो होना था वो हो गया। अब इसे ना ही तुम बदल सकती हो ना मैं, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। और रुदाली होने के नाते इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम तारा की अंतिम संस्कार की विधि पूरी करो। चंद्रकला ने हामी में सिर हिलाया और कहा, मालिक, तारा ने आत्महत्या की है, इसीलिए अंगुना से किए वादे के अनुसार हमें तारा का अंतिम संस्कार मायापुर से बाहर जाकर करना होगा। सरपंच जी ने भी चंद्रकला की बात पर गौर किया और अपने आदमियों को जीप लाने को कहा। चंद्रकला भी उठकर बाकी की विधि करने में लग गई। तब तक सरपंच जी के आदमी जाकर जीप ले आए थे। तारा की अर्थी को जीप में रखकर पास के गांव के शमशान की ओर ले गए। वहीं दूसरी तरफ यामिनी ये खबर सुनते ही पत्थरभुज बाबा के पास चली गई। पत्थरभुज बाबा भी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश थे। अब उन्हें यामिनी पर पूरा भरोसा हो गया था कि यामिनी उनके काम की औरत है। अपने चेहरे की खुशी अपनी जुबान पर लाते हुए पत्थरभुज बाबा ने कहा, वाह यामिनी वाह, कमाल कर दिया तुमने। अब मैं तुम्हें हर विद्या सिखाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यामिनी के चेहरे की खुशी भी देखते ही बनती थी। उसने पत्थरभुज बाबा से कहा, तो बताइए बाबा, कब से आना शुरू करूं मैं आपके पास? कुछ सोचते हुए पत्थर, देखो यामिनी, उस दिन मेरा प्रयोग असफल हो गया था। तुम्हें विद्या सिखाने के लिए उस प्रयोग का सफल होना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे एक लड़की की जरूरत है। ये सुनकर यामिनी ने पूछा, लड़की? कैसी लड़की बाबा? जवाब देते हुए पत्थरभुज बाबा ने कहा, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल कुंवारी हो, आज तक उसे किसी ने छुआ भी ना हो और ना ही उसने कभी कोई गलत काम किया हो। एकदम पवित्र आत्मा,
अगर मेरा ये प्रयोग सफल हो गया तो हम दोनों को अपार शक्तियां मिल सकती हैं। यामिनी अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने लगी कि ऐसी लड़की कोई है क्या। तभी यामिनी को मालती की कावेरी को लेकर कही हुई बात याद आ गई कि कावेरी बिल्कुल दूध की धुली है। आज तक दिवाकर ने इसे छुआ भी नहीं है। ये याद आते ही यामिनी ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए पत्थरभुज बाबा से कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, समझो मिल गई वो लड़की। एक तरफ जहां अंगुना भी कावेरी की तलाश में थी, वहीं अब यामिनी भी कावेरी को पत्थरभुज बाबा का शिकार बनाने में लग चुकी थी। आखिर किसका शिकार बनेगी कावेरी, पत्थरभुज बाबा का या अंगुना का? और कैसे पता लगाएगी चंद्रकला की तारा को मारने में आखिर किसका हाथ है?